आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यूट्यूब लिंक में वर्चुअल क्लासेज में हम लोग इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है वह वीडियो लाउडली रीडिंग बेस्ड वीडियो है। सस्वर वाचन के बारे में डिस्कस किया गया है, टाइप्स ऑफ लाउडली रीडिंग, जिसमें जनरली 2 टाइप्स बताया गया है। नंबर फर्स्ट, आइडियल रीडिंग, आदर्श वाचन, और एडॉप्टेशन रीडिंग, अनुकरण वाचन। आइडियल रीडिंग का जब हम बात करते हैं, आदर्श वाचन, तो यह रीडिंग शिक्षक से संबंधित है। छात्रों को एक आइडियल आदर्श वाचन कैसे कराया जाए उसके बारे में यह विधि केंद्रित है। और उसके बाद एडॉप्टेशन रीडिंग, अनुकरण वाचन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन रीडिंग। नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल रीडिंग, और सेकंड, ग्रुप रीडिंग। इससे पहले जो वीडियो आपको बताया गया है, उपलब्ध कराया गया है, उसमें इंडिविजुअल रीडिंग और ग्रुप रीडिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। ग्रुप रीडिंग थोड़ा सा बचा हुआ है। एक बार फिर इस वीडियो में उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कि ग्रुप रीडिंग में छात्रों को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं रीडिंग के लिए। जब डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से छात्र पढ़ना सीख लेता है, तब एक बात रह जाती है कि वह पढ़ने का अभ्यास करते रहे। ग्रुप रीडिंग में ऐसे शब्दों का उच्चारण जो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार और उसको बार बार रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ग्रुप में, समूह में अगर कि आप उसका शुद्ध उच्चारण नहीं भी कर पाते हैं, तो जो छात्र उस वाक्य को या उस शब्द को, उस अक्षर का उच्चारण शुद्ध करता है, तो पहले तो आप उनका अनुसरण करके उस शब्द, उस अक्षर, उस वाक्य को शुद्ध उसका उच्चारण कैसे किया जाए, ये आप सामूहिक वाचन के माध्यम से ही सीखते हैं। इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोटी कक्षाएं, जैसे जो प्राइमरी लेवल के क्लास होते हैं, उसमें लाउडली रीडिंग का अभ्यास आवश्यक रूप से होना चाहिए।
जिसके माध्यम से छात्रों को लाभ भी होता है। इससे शिक्षकों को बालकों की वाचन की संबंधी त्रुटियों का ज्ञान होता है। बालक किस प्रकार का त्रुटि कर रहा है, उस त्रुटियों का पता लगाकर कठिन शब्द को, कठिन अक्षर को हम ब्लैक बोर्ड पे चिन्हित करते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते हैं और छात्र को पुनः उस मेथड या उस शब्द को पुनरावृत्ति या अभ्यास करने का समूह में प्रयास कराते हैं, जिससे शिक्षकों का प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहता है और छात्र सामूहिक वाचन के माध्यम से जो त्रुटियां करते हैं उसको धीरे धीरे वह उस त्रुटि से निजात पा लेते हैं। इस तरह से सामूहिक वाचन का बालकों के भाषा को विकसित करने में या छात्रों के भाषा को विकसित करने में सबसे अधिक मदद सामूहिक वाचन के माध्यम से हमको मिलता है। आप अपने बचपन के दिन अगर की याद करेंगे, हो सकता है कि उस समय की बातें आपको याद नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो ग्रुप रीडिंग के माध्यम से टेबल या हिंदी कविता, इंग्लिश का पोएम या जो पाठ हम भूल जाते थे या जिसका होमवर्क हम नहीं करते थे, पुनः उसको हम सामूहिक वाचन के माध्यम से हम लोग करते थे, जिससे छात्रों को अपने बारे में ये वास्तविकता भी पता उनको चलता है कि हम सामूहिक वाचन के माध्यम से कठिन से कठिन शब्दों का अभ्यास के माध्यम से हम उसका उच्चारण शुद्ध रूप से कर सकते हैं। इस तरह से सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए अगर कि सबसे उपयुक्त विधि का नाम अगर के लिया जाए, प्राथमिक स्तर पर या छोटे स्तर पर, तो सामूहिक वाचन को ही ध्यान में रखा जाता है। सामूहिक वाचन के संबंध में शिक्षक का भी दायित्व बढ़ जाता है कि अध्यापक अपने कक्षा को किस प्रकार से सामूहिक वाचन कराना चाहता है। क्लास सेक्शन में अगर कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का 5 हम ग्रुप बना दिए, 6 ग्रुप बना दिए और उनको अलग अलग करा के, कुछ हमारे पास संसाधन की कमी होती है, जैसे कभी कभी क्लास रूम नहीं है, तो कुछ अधिक संख्या में भी बच्चों को लेके और एक साथ हम सामूहिक वाचन छात्रों से कराते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट मॉनिटर की भूमिका निभाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, लय, भाव, विचार, आरोह अवरोह, स्ट्रेस बलाघात, आवाज़ बोल्ड होना चाहिए। ये सारी बातों को देखकर शिक्षक वैसे छात्रों का सामूहिक वाचन में नेतृत्व कराता है जिसके ध्वनि से सभी छात्र
शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। बालकों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि जहाँ बैठकर वाचन का अभ्यास करना चाहें कर सके। कुछ बालक कमरे में ही बैठकर अभ्यास करना चाहेंगे, कुछ बालक ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में या उद्यान गार्डन वगैरह में जाकर सामूहिक वाचन करने का प्रयास करते हैं। कुछ जमीन पे बैठ के पढ़ने का जो भी तरीका है, बैठ के कुछ बेंचों या कुर्सियां पर बैठ के पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। तरीका कुछ भी हो सकता है, मतलब छात्रों को हम सामूहिक वाचन के लिए इस प्रकार से बनाएं कि जब वो बच्चे अगर कि अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो हम ऐसा ना करें कि उनको बीच में ही खड़ा करा के आप ये अशुद्ध ही कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उस टॉपिक में, उस प्रकरण में वैसे शब्दों का, टॉपिक से रिलेटेड वैसे शब्दों का चुनाव कीजिए, इलेक्टेड कीजिए या पिक मतलब चुन लीजिए कि जिससे छात्र बार बार वही अशुद्धि कर रहे हैं, और उसको हम श्यामपट्ट पे लिखाते हैं। और श्यामपट्ट पे लिखने के बाद हम सभी फिर से पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास कराने का कोशिश करते हैं, जिससे छात्रों का ध्वनि, लय, आरोह अवरोह, भाव, पाठ से संबंधित आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब एक समस्या ये आती है, इस बात का भी हम विशेष सावधानी रखी जाए कि जिसका आवाज़ या ध्वनि अच्छा है उसी को हम नेतृत्वकर्ता या उस रिप्रेजेंटेटिव उस क्लास के लिए या ग्रुप रीडिंग के लिए हम उसी को बनाएं। अब जैसे सामूहिक वाचन जब हम कराते हैं तो बात ये आती है कि हम किस पुस्तक से सामूहिक वाचन कराएं। प्राथमिक स्तर पे हम सारे विषय से सामूहिक वाचन करा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये जितने भी तरह के विषय हैं हम उनका सामूहिक वाचन के माध्यम से उस विषय को सामूहिक वाचन छात्रों से करा सकते हैं। अब यह भी प्रश्न उठता है कि जब हम सामूहिक वाचन कराते हैं तो किन किन पुस्तकों से अभ्यास हमको कराना चाहिए। कुछ लोग तो बालकों को पाठ्यपुस्तक से ही सामूहिक वाचन का अभ्यास कराना चाहेंगे, परंतु यह ठीक नहीं है। बालक अपनी पाठ्य पुस्तक तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें हम नवीनता दिखाई देगी। ये पाठ्य पुस्तकों के संबंध में अधिक रुचि नहीं दिखाएंगे। सामूहिक वाचन के लिए जो भी अन्य पुस्तक चुनी जाए उसमें
कुछ निम्नलिखित गुण अवश्य होना चाहिए। अक्सर जिस विषय में अगर किसी छात्र पिछड़ रहे हैं, उन छात्रों का ग्रुप बना के भी हम सामूहिक वाचन कराते हैं। जिस विषय का उस दिन शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, उस टॉपिक को भी हम सामूहिक वाचन कराते हैं। उस बुक पुस्तक के माध्यम से भी करा सकते हैं। उसमें ग्रुप रीडिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, आप किसी विषय को ले सकते हैं, उसके लिए कुछ आवश्यक गुण हैं। कुछ विविधता होनी चाहिए। मिसलेनियस टेक्स्ट बुक संबंधी मिसलेनियस अर्थात पाठ्य की लंबाई संबंधी, पाठ का लेवल स्तर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं 7 क्लास का अगर कि हम करा रहे हैं, 6 क्लास का करा रहे हैं तो 9 क्लास की पुस्तक से अध्ययन करा रहे हैं, सामूहिक वाचन करा रहे हैं। और दूसरा जो बात आती है रोचकता, इंटरेस्ट। आप जितना इंटरेस्ट सामूहिक वाचन में रखेंगे, उतना ही बच्चे सामूहिक वाचन करते समय उनका रुचि, उस विषय से संबंधित रुचि अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सामूहिक वाचन संबंधी पुस्तक अपने में पूर्ण होनी चाहिए। वे भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न समूहों की योग्यता के अनुसार सरल अथवा कठिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सामूहिक वाचन टाइम पास के लिए भी करा रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को टेबल सामूहिक वाचन के माध्यम से करा सकते हैं। जो बच्चे टेबल में पिछड़ रहे हैं, गणित विषय में पिछड़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे टेबल लिख के और उनको बोलते हैं कि आप ग्रुप रीडिंग कर सकते हैं। सामूहिक वाचन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सामूहिक वाचन कैसे किया जाए। तो सामूहिक वाचन के लिए सबसे पहले निश्चित समय पर भिन्न भिन्न विषयों और भिन्न भिन्न समूहों की योग्यता के अनुसार सरल या कठिन होना चाहिए। जिस पाठ का वाचन करना है छात्रों को, उसे पहले समूह का जो नेतृत्व करता या जो मॉनिटर होगा उसको पढ़ेगा और बाकी के छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुन के उसको पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात बारी बारी से और छात्रों को वाचन कराने के लिए या वाचन करने के लिए और समूह के से सदस्य उसे सुनेंगे। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा और जो वाचन कराने वाला छात्र होगा वो आप समय समय पर उसको चेंज करते रहिए। वाचन संबंधी पुस्तक समूह की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। 3 क्लास का बच्चा है तो 3 स्टैंडर्ड का बुक होना चाहिए। 4 क्लास का बच्चा है तो 4 स्तर का
या 4 लेवल का पुस्तक होनी चाहिए। इस तरह से शिक्षक को मौन अर्थात साइलेंट रह के उनके अशुद्धियों पे ध्यान देना चाहिए और कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को उस समय निर्देशन देने का प्रयास करना चाहिए जब उनको आवश्यकता महसूस हो। इस प्रकार कक्षा का सारा वातावरण, क्लास का सारा इन्वायरमेंट वाचनमय हो जाएगा। जैसे जैसे बालक वाचन में प्रगति करेंगे वैसे वैसे वाचन संबंधी समूह भी बदलते रहेंगे और एक समूह के बालक दूसरे समूह में जाते रहेंगे। तो इस तरह से छात्रों को हम वाचन संबंधी सामूहिक वाचन में निर्देशन के रूप में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ इसके दोष भी होते हैं, सस्वर वाचन के, लाउडली रीडिंग के कुछ दोष भी होते हैं। उसका भी थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि बालकों में वाचन संबंधी अनेक दोष होते हैं जिसका चर्चा करना आवश्यक है ताकि उनके उपचार के संबंध में भी विचार किया जा सके। बालक जो वाचन संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं उनके कई कारण हो सकते हैं। कई बालकों की दृष्टि में दोष हो सकता है जिसके कारण शब्दों को ठीक प्रकार से न देखकर उन्हें पहचानने में भूल करते हैं। कानों में दोष होने के कारण वाचन दोषपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब बालक किसी शब्द को, ध्वनि को ठीक प्रकार से सुनेगा ही नहीं तो उसका उच्चारण वह शुद्ध नहीं कर सकता है, जिसके द्वारा बालकों के वाचन संबंधी दोषों का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार अगर कि उपलब्ध सारे सामग्रियों को देखा जाए तो वाचन संबंधी दोष, उनके कारण तथा उपचार आदि की चर्चा की जा सकती है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिसके हम दोषों का चर्चा इसमें किए। तो इस तरह से आपका रीडिंग का फर्स्ट लाउडली रीडिंग के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपका साइलेंट रीडिंग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी छात्रों से एक आग्रह भी रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर कि आप देखते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर 4 के सिलेबस के आधार पे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध है।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।